इधर आज हम लोग करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का सेकंड टॉपिक। कुछ स्टूडेंट नहीं आए, उसके लिए वीडियो बन रहा है, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को उठा रहे हैं और उसको हम लोग बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो हम लोग जो टॉपिक को इतना इलेबोरेटली डिस्कस कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका नीट हो सकता है, जेई हो सकता है, या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा हुआ है आप क्वेश्चन को समझ सकते हो और उसे लिख सकते हो। आपको समझना ऐसा नहीं पड़ेगा सर ये क्वेश्चन तो कहीं देखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से अंदर कभी भी चीज़ों को जब चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला होता है मेथड ऑफ रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। हाँ, बाय रबिंग। जब चीज़ों को आप क्या करते हो, रब करते हो, तो उसके ऊपर भी चार्ज डेवलप होता है। कहेंगे सर ये थोड़ा समझा दीजिए कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सभी को ये बातें पता है कि सर अगर मेरे पास ग्लास रॉड है, अगर मेरे पास क्या है, ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड को मैं किससे रब कर रहा हूँ, सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ के अच्छे से रब कर लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास रॉड है और ये आपका सिल्क का कपड़ा है, तो सिल्क के कपड़े से आप इसे रब करते हैं। अगर अच्छे ढंग से रब कर दिया जाए तो देखा जाता है कि ये कुछ कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये भी अपने कुछ कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो छोटे क्लास में पढ़े हैं हम लोग, तो दोनों के पास चार्ज होता है, दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। याद रखिएगा एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा। एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। चार्ज तब होता है जहीं पे जब आपका इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। तो देखा क्या जाता है, एक ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। देखिए 3 2 5, 2 और 3 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे 10 पॉजिटिव दिखाया। मैंने इसको कितना दिखाया? 10 पॉजिटिव दिखाया है, यानी इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिल्क भी कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। इट मीन्स इसने क्या किया है, 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब क्या इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था? नहीं, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में Ne, टोटल नंबर ऑफ चार्ज किसी बॉडी के अंदर कितने होता है, Ne। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, पेयरिंग में होते हैं। अगर उसके पास N इलेक्ट्रॉन है तो N प्रोटॉन है, पेयरिंग में, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते जा रहे हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर इसने क्या कहा है 10 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज़ कर दिया। इसके पास जो पेयरिंग वाले बात करते हैं Ne तो Np था, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या देखा जाएगा, मान लेते इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 प्रोटॉन था, 100 इलेक्ट्रॉन था और 100 प्रोटॉन था। इसने जब 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके पास 90 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। और ये भी आपको बताया गया था कि लास्ट डे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, प्रोटॉन कहीं भाग के नहीं जाता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो क्या देखा जाएगा, 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन वो 10 प्रोटॉन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर नहीं पाता है। तो 10 प्रोटॉन का इफेक्ट क्या होता है, उसके ऊपर अभी भी दिख रहा होता है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। ये 10 पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी +10Q, ये क्या होगा -10Q, 10 यूनिट चार्ज होगी। Q क्या है, यूनिट चार्ज है यहाँ पे। क्लियर है या डाउट है? तो मैंने क्या सीखा, पहला मेथड ऑफ चार्जिंग क्या सीखा, बाय रबिंग। और रबिंग में दोनों ही चार्ज क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिवली होगा और एक नेगेटिवली होगा। क्लियर है? और याद रखिएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो सामने वाला को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ, सामने वाला गेन करे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाय रबिंग में आपको दोनों चार्ज डेवलप होंगे और इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से आपके न्यूमेरिकल में बड़ा हेल्प होता है। सेकेंड मेथड जो बताने वाला हूँ, बाय कंडक्शन या बाय टच, चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? अब चीज़ों को कंडक्ट करना है। कंडक्ट मतलब होता है बाय टच, जब आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं टच करके। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लास्टिक के स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटेड के ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल का रैप करके लगा दिया गया। सिमिलरली एक ऐसा ही सेम साइज़ का, ठीक है, सिमिलरली सोच लीजिए आप, सेम साइज़ का एक और बॉल ले रहे हैं, प्लास्टिक स्टैंड है, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है कितना, 20 कूलम। इसके पास कितना चार्ज है, 0 कूलम, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट जेंटली आके इसको इससे सटा देता हूँ, फिक्स से मैं इसका क्या करता हूँ, सटा देता हूँ। तो क्या देखा जाएगा, इसके पास किसी तरह का कूलम था नहीं, 0 कूलम था। तो मैं इसके साथ सटा के जस्ट फ्रैक्शन, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए इसके पास रखता हूँ, 10 सेकंड हो सकते हैं, 20 सेकंड हो सकते हैं, मैं सर्टेन टाइम के लिए रखता हूँ। उसके बाद मैं इस दोनों को क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। तो इस दोनों को जब वापस सेपरेट कर देंगे, ये मान लीजिए अलग कर दिया जाएगा, आप इसको उठा के इस जगह पे लेके चले आए, तो क्या देखिएगा, इसके पास क्या 0 कूलम है, नहीं, इसके पास चार्ज आ गया है। अब ये क्या 20 कूलम है, नहीं, इसका चार्ज कम गया है। तो क्या देखा जाएगा, इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, 10 कूलम, इसके पास क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इक्वली है क्या, हाफ हाफ हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लेते हैं इसके पास Q है, Q1 है, इसके पास कितनी चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो बाय कांटेक्ट जब कीजिएगा, न्यूमेरिकल में आएगा एक नंबर का, जब इसे आप जब कांटेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आप जब इन लोगों को कांटेक्ट करेंगे, Q1 + Q2/2 क्या होगा आपका, Q1 + Q2/2। तो इसके पास कितना था, 20 कूलम था, इसके पास कुछ नहीं, तो 0 कूलम था बाई 2, यानी 10 कूलम। 10 कूलम इसके पास भी हो जाएगा, इसके पास भी 10 कूलम हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये 10 कूलम पॉजिटिव था तो ये भी 10 कूलम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और ये अगर 10 कूलम नेगेटिव था तो ये भी 10 कूलम नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बैलेंस होने के बाद। ठीक है, इस पे एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा जो कि आ ही नहीं सकते उस तरह का आइडिया बेसिस पे। सपोज इसके पास है आपका 20 कूलम पॉजिटिव, ठीक है, अब मैंने टच करा दिया किससे, 12 कूलम पॉजिटिव के साथ। अब बताइए क्या चार्ज होगा, या आप कुछ कंडीशन समझेंगे? नहीं सर अभी तो थोड़ा देर पहले आपने बताया, क्या बताया था बताइए तो। Q1 + Q2/2 मतलब इन दोनों को टच करा देंगे और कुछ देर के बाद सेपरेट कर देंगे, तब बताइए कितना चार्ज होगा। +12/2 32/2 यानी 16 कूलम 16 कूलम। अब कहेंगे सर हुआ कैसे? अब इसमें अगर आप जाइए तो वही पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें 15 मतलब इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 20 प्रोटॉन को कवर अप नहीं कर पा रहा है, तो 20 प्रोटॉन का वैल्यू दिख रहा है, नहीं पॉजिटिव दिख रहा है। ये क्या दिख रहा था, 12 इलेक्ट्रॉन कवर अप नहीं कर पा रहा है, तो 12 पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, सब पहले क्लास में बताया गया। इस तरह कहेंगे सर अगर ये नेगेटिव हो गया तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, वही फॉर्मूला Q1 + Q2, Q1 + Q2/2 20 - 12/2 8/2 यानी 4 कूलम। यानी क्या देखा जाएगा, ये हो जाएगा 4 कूलम। देखिए पॉजिटिव में आया ना, 4 कूलम पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा 4 कूलम पॉजिटिव। MCQ में आ सकता है। सर इसको तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए था ना, ये तो पूरा कवर अप हो गया। जैसे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चलिए सर ये 20 पॉजिटिव और ये क्या है 12 नेगेटिव। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन पे बात करता हूँ, इतना जो भी था पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन के नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा, ये 12 को ये 12 क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। क्यों, इसके इसने क्या है, मैंने 20 इलेक्ट्रॉन में कवर अप नहीं कर रहा, ये 12 इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, ले लेगा। तो जैसे ये 12 से 12 जाएगा तो सीधी सी बात थी, 20 था तो क्या था 12 + 8 था। तो जैसे 12 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कवर अप हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। एकदम सीधी सी बात है, कहेंगे सर ये मिल गया, लेकिन इस 8 का क्या, एक तो 8 अभी भी पॉजिटिव है। अब वही Q1 + Q2 पर डाल के देखिए, 8 + 0/2 4 ही आएगा।
ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। यानी कह सकते हैं कि सर ये जो चार्ज है वो नॉर्मल प्लस माइनस को फॉलो करता है। और आपने पढ़ा ना, चार्जिंग में पढ़ा कि सर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी उसे कहा जाता है जो नॉर्मल अलजेब्रिक सम एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करे। तो ये नॉर्मल अलजेब्रिक सम और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। आपसे कहा जाएगा 12 कूलम और 3 कूलम मिल गया, कितना कूलम हुआ? 15। लेकिन वेक्टर में कह सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तब जाके pq का मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, क्लास 11 में था। तो चार्जिंग बाय समझ गए। यहाँ से सवाल आते हैं। तो सेकेंड मेथड, पहला मेथड क्या था आपका? रबिंग, सेम चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सेकेंड क्या पढ़ा हमने? चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, टच करा के। तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देख के लिखिएगा वीडियो में। ठीक है। ये इंडक्शन है क्या, आपको इसकी नोट्स दे दी जाएगी, अभी आप रफली पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना होगा इंडक्शन कुकर, ठीक है। तो इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंड्यूस होना। इंडक्शन मतलब, इंडक्शन वर्ड कहाँ से? इंड्यूस होना। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे सामने वाले देखते हैं कि मोटिवेशनल, जैसे सोनू शर्मा की वीडियोस चलती रहती हैं, एक बार वीडियो पढ़ लिया तो देख लिया, मतलब लगता है कि अंदर से तो अभी बहुत सारा एनर्जी आ गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, आप काम करने जुट जाते हो। तो वही इंड्यूस, जब तक आपके बॉडी के अंदर है, जब तक वो माइंड में आप काम किए, बस जैसे 3-4 घंटे में सही नॉर्मल, वही पुराना वाला व्यक्ति वापस से आ गया। लेकिन एक अपने ज़्यादा पावर अप देख ले तो 3-4 दिन, 5वें दिन से वही पुराने वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे हम लोग। वही यहाँ पे क्या? इंड्यूस करंट, यानी एक के कारण दूसरे पर चार्ज डेवलप होगा, लेकिन विदाउट टच। एक के कारण दूसरे पे चार्ज डेवलप होगा लेकिन विदाउट टच। अच्छा, कंडक्शन में मैंने क्या देखा था? पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दिया था, तो पॉजिटिव क्रिएट किया था ना मैंने, Q1 + Q2/2। इसमें क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज बनता है। देखिएगा, इसके बारे में तो पहले आइडिया दे दिया गया, ये इंसुलेटेड है, इसके ऊपर कॉपर का फॉइल या एल्युमिनियम का फॉइल आप डाल दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड या ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। टच नहीं कराया ना मैंने, टच मैंने नहीं कराया, जस्ट सामने लाके छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये? पॉजिटिवली है। पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। सपोज ये न्यूट्रल था, सपोज ये न्यूट्रल था, यानी इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन थी उतना ही प्रोटॉन था। सपोज मैं कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है। ऐसी बात नहीं, इतना खराब नहीं बनाते। इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे इसके पास पॉजिटिव आया तो नेगेटिव को क्या लगा? यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, नेगेटिव ने सब कुछ छोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ, पॉजिटिव के पास सारे नेगेटिव अट्रैक्ट होके चले गए। ये तो पेयरिंग में था, नेगेटिव इधर चले तो बचा क्या? मुझे पता ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपल करता है, तो सारे पॉजिटिव दूर भाग गए, जल के। नहीं होता है? समझा पाए? ठीक है। तो इस तरह के जो मेथड क्या कहलाए? चार्जिंग बाय इंडक्शन। कहेंगे सर चार्ज कहाँ डेवलप हुआ? आपने तो इंडक्शन करके समझा दिया, इंडक्शन तो मुझे पहले से ही पता था। आपने कहा चार्ज उसके ऊपर लाइएगा, इसके ऊपर चार्ज आया कहाँ? इसके ऊपर चार्ज आया? अभी भी तो उतना ही है, बट इधर चार्ज फील होता है, इधर भी चार्ज फील होता है। तो आपको बहुत पहले, जिन आप लोग तो शायद नहीं, तो उसमें बताया गया था अर्थिंग के बारे में। अब थे? नहीं थे शायद। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग में क्या किया जाएगा ना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आप जस्ट हाथ से छू लो, वो न्यूट्रल हो जाता है, अर्थिंग जिसे कहते हैं। या फिर उससे एक वायर लीजिए और सीधा लेके जाके अर्थ से कनेक्टेड कर दीजिए। मैं कहता हूँ धरती माँ के पास सारा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव दोगे तो नेगेटिव दे देगी, नेगेटिव मांगोगे पॉजिटिव, सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। तो जैसे अर्थिंग किया गया, पॉजिटिव मतलब उसने क्या कहा, मेरे पास इतना कवरअप करने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। धरती माता सबका पेयरिंग बना के इसको क्या कर दी? न्यूट्रल बना दिया गया। हाँ या ना?
इधर वाले को न्यूट्रल बना दिया गया। अब मुझे लगा कि नहीं इतना देर में तो न्यूट्रल हो गया होगा, अब मैं अर्थिंग को यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया। अब बताइए इसके सरफेस पे क्या हुआ, ऐसा था। थोड़ी देर के बाद देखिए अब नेगेटिव को क्या करेगा, एक ही जगह पे है ना, पॉजिटिव तो है नहीं, रिपल करेगा, यानी ये इवनली सारे सरफेस में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा थोड़ा देर पहले जो बताया था उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये Q1 और Q2 के बारे में बताया था मैंने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये तभी, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी हो पाएगा जब दोनों सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। अगर आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए तो इसमें डाउट है, इसमें उस तरह से पास नहीं होता, सिमिलर स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब देखिए अनचार्ज बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, ये कौन सा मेथड था, इंडक्शन मेथड। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैं यही मेथड उस समय बाकी था लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया। अब करेंगे आपके बुक का पहला लॉ, कौन सा लॉ था, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। ठीक है, थोड़ा देख लिया जाए कूलम्ब्स लॉ कितना है। लेके चले जाएगा, देख लेगा। कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, देखिए इसकी लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर कोई भी यूनिट चार्ज, उन्होंने क्या मेंशन किया था, यूनिट चार्ज, वो दोनों यूनिट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर डिसिमिलर चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दो यूनिट चार्जेस को, मैं बात करता हूँ क्या, दो यूनिट चार्जेस को उन्होंने क्या किया, कहा कि मैं किसी भी मीडियम में दो यूनिट चार्ज को रखता हूँ, एक भी Q, दूसरा भी क्या है, एक को मैं मानता हूँ Q1, एक को मानता हूँ मैं क्या, Q2। तो कूलम्ब ने कहा था कि मैं दो यूनिट चार्जेस को, देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेम है, डिसिमिलर, मैंने कुछ नहीं बताया। कूलम्ब ने क्या कहा था कि दो यूनिट चार्जेस को किसी भी मीडियम में रखो और उन दोनों के बीच का बता दिया चार्ज Q1 Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दो कूलम्ब है, मैं पॉजिटिव रखता हूँ, हाँ, और यहाँ पे मैं मान लेते हैं कि एक सर्टेन दूरी है, यहाँ पे मैं 10 कूलम्ब रखता हूँ, यहाँ पर मैंने 10 ही कूलम्ब रख देता हूँ समझाने के लिए, दोनों में समझाने के पर्पज से सेम रखते हैं। ठीक है। इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस है तो रिपल करेगा, हाँ या ना। ये इसको धक्का मार के भगा दिया, इसने धक्का मार के भगा दिया। ठीक, इस इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, हाँ या ना, सेम चार्जेस रिपल इच अदर। अब मान लीजिए मैं इसको 10 को मैं बना दूँ 40, इस 10 को मैं बना दूँ 40, सेम डिस्टेंस पर रखा गया। अब बताइए दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, पहले से ज़्यादा, पहले से कम, या बराबर, बराबर। आपने कहा ज़्यादा, आपने कहा बराबर। देखिए मैं एग्जांपल को मैग्नेट से समझाने की कोशिश करूँगा, बोला दीजिए थोड़ा। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया जाता है, इसी दूरी पर रखते हैं, इन दोनों के नॉर्थ पोल क्या करेंगे, दूसरे रिपल। अब मान लीजिए दोनों का स्ट्रेंथ है 5 यूनिट रिपल कर रहा है। अब दोनों का यूनिट के बीच के इसका फोर्स, मतलब इसका और इसका जो सामने नॉर्थ पोल का पावर है वो 5 यूनिट था पहले, अब मान लेते हैं दोनों का 50 यूनिट है। अब बताइए सेम डिस्टेंस पर रखा गया है, पहले से ज़्यादा फोर्स देगा या कम फोर्स देगा, ज़्यादा फोर्स देगा ना। तो मैंने इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ये जो फोर्स की जो वैल्यू थी इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी ताकत। तो मैं क्या देखता हूँ, पहले दोनों का बीच का क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था, दोनों का चार्ज का Q1 Q2 था, कितना था 10, तो उन लोगों के बीच में जो फोर्स था। और अब बताइए दोनों में 40 फोर्स है, बढ़ गया या कम गया। तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया, मैंने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर
चार्जेस, मासेस किस में था, ग्रेविटेशन में था। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कूलम्ब्स लॉ या पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, और चार्ज क्या है ये भी बता दिया गया था। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कहेंगे सर ये अगर 10 हो जाए, ये 40 हो जाए तो कहेंगे 10 और 10 का मल्टीपल 100 था, 10 और 40 का मल्टीपल कितना 400 है, तो इसका मल्टीपल ज़्यादा है, यानी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक में आप देख पाइएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, तो इसको ऐसे लिखा गया है मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। ये मॉड बता, इसको कहते हैं मॉड। मॉड का मतलब आपने क्लास 11 में फिजिक्स में अच्छी तरह से पढ़ा है। मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना, उसकी वैल्यू जैसे कहा गया 5 यूनिट, तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है माइनस नेगेटिव। नेगेटिव बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव बताता है कि इस डायरेक्शन में है, और कुछ नहीं बताता। इसलिए कहा गया अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा तो इसके पास जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाए। क्यों, फोर्स नेगेटिव नहीं होती, डायरेक्शन बताता है भैया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव सिंबल दिया जाता है। तो आप बहुत सारे बुक में ये भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में ये भी मिलेगा, तो देख के डरना नहीं है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अच्छा अब बताइए, वही मैग्नेट वाला से समझिएगा। अच्छा इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना। अब मान लीजिए मैं Q1 को इधर रख दूँ, सेम जितना यूनिट था उतना यूनिट रखता, Q2 को इधर रख दूँ। अब बताइए इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, पहले से ज़्यादा या कम। वही मैग्नेट वाला एग्जाम्पल, सेम मैग्नेटिक था आपका, मान लेते हैं सेम मैग्नेट है आपका, तो क्या देखिएगा ऐसा करके था, ऐसा था पहले, देखते थे हाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो रहा है। अब यहाँ पे ला देते हैं तब ज़्यादा फील होगा ना। तो इसमें क्या देखा गया कि फोर्स कब बढ़ जाता है, जब डिस्टेंस कम जाता है। यानी देखिए फोर्स इंक्रीज बट डिस्टेंस इज डिक्रीज, इट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए कूलम्ब्स ने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यूनिट चार्जेस के बीच में। क्लियर है, हाँ या ना। तो दोनों फोर्स को अगर कंबाइन किया जाए तो मुझे क्या मिलता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपने क्लास 10 में गैसेस लॉ पढ़े हैं, ठीक है, और क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था, ये क्या नाम है, वेरिएशन पढ़ा था मैथ में। तो वहाँ पे आपने सीखा था कि प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है, प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है कांस्टेंट आता है, सीखा था आपने। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा दूँ इसको, देखिएगा Q1 इधर, Q2 बीच का डिस्टेंस क्या है, R यूनिट है। तो यहाँ फोर्स लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन कौन से रखे, कैसे कैसे रखेगा। Q1 Q2 R, आई होप दिख रहा होगा। अब देखिए तो ये फोर्स मैंने देखा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है, मैंने नहीं देखा, कूलम्ब ने देखा था। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट क्या लेते हैं, बोलिए, के लेते हैं, सभी को पता है। अब के स्मॉल होगा, के क्या होगा, स्मॉल। तो आप चाहो तो ऐसे भी के को लिख के दिखा दो, आपको समझ आता रहेगा स्मॉल के है, कैपिटल के नहीं, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के। अब कहेंगे सर ये के क्या है, के है कूलम्बिक कांस्टेंट, के क्या आपका कांस्टेंट, नहीं सर, हाँ कूलम्बिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो कहिए सर बताइए फिक्स वैल्यू क्या होती है, आपने कहा भी फिक्स वैल्यू होती है, तो बताइए, थोड़ा देर बाद बताते हैं। के की वैल्यू हो गई, हाँ या ना। बहुत बार आपको कूलम्बिक कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा, डायमेंशंस पूछे जाएंगे। तो के इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए मैं के इज इक्वल टू लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। देख लीजिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्या होगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू के। देखिए यहाँ तक समझ आया, पहले देख लीजिए आप कैसे हुआ। अब देखिए फोर्स की यूनिट, देखिए मैं यूनिट बात करता हूँ। फोर्स की यूनिट क्या थी, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन
आर क्या क्या था, मीटर, और ये क्या था, कूलम। ठीक है, तो क्या हो गया इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम पे -2 लिख सकते हैं। ये के की क्या थी, यूनिट। क्लियर है, ये डाउट है, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ सही सही जा रहा था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। तकलीफ़ कब हो गई, जब आपके बुक में इसके बाद मैं इस लाइन को लिखा रहा हूँ, F = Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और नीचे क्या अजीब सा 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट दे दिया गया। तब हो गया दिक्कत। देखिएगा वो बुक में दिखेगा, यहाँ तक सही है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, के जगह पे क्या लिख दिया गया, 4 पाई एप्सिलॉन। अब कहेंगे सर ये क्या है, ये ऐसा है, देखिए क्लास 10 में, क्लास 11 में पढ़ा होगा ना आपने, बिलोंग्स टू पढ़ा ना, यही बिलोंग्स टू का जैसा दिखता है, लेकिन इसे कहते हैं क्या, एप्सिलॉन, एपिसिलॉन यानी एप्सिलॉन। प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, एप्सिलॉन। ठीक है, अगर एप्सिलॉन में 0 की तरह आपको दिख रहा है, मतलब एप्सिलॉन नॉट, और ये वैक्यूम के लिए होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या, आप तो एक्चुअल में बना क्या, कूलम्स का लॉ में बना F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है या डाउट है, समझा पाए। नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है, ये नॉट मतलब वैक्यूम के लिए होता है, नॉट मतलब किसके लिए होता है ये। अब कहेंगे सर ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यही है सबसे बड़ा टॉपिक जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा, आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप इस एप्सिलॉन का यूनिट निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर, और 4 पाई तो चलिए नंबर से, इसमें कुछ और लिखाएगा नहीं। ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन और मीटर -2। ये हो गया आपका क्या, यूनिट एप्सिलॉन का। और ये वैक्यूम की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, इतनी ही। ठीक है, उतार लीजिएगा। तो कूलम कांस्टेंट अलग है, उसका यूनिट अलग है, दिखा दिया गया। एप्सिलॉन अलग है, उसका यूनिट अलग है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर अगर आपको परमिटिविटी की वैल्यू पता है तो के की वैल्यू बता दीजिए, लगे हाथ इधर देखिए, के की वैल्यू बता दीजिए। कहेंगे क्यों, देखिएगा इधर मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा के बराबर, मैंने देखो यहाँ पे मैंने के लिखा था ना, यहाँ के जगह पे मैंने क्या लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो के क्या था मेरा, कूलम्बिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन क्या है मेरा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन दूसरा का नाम क्या है, वैक्यूम। इसकी वैल्यू बता दी गई थी। लेकिन के और एप्सिलॉन के सेम है, अलग है, अलग है, क्योंकि इधर क्या है, इधर क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही ना था। देखिए यहाँ के लिखा है, यहाँ पे के जगह पे मैंने ये लिखा। अब देखिए एप्सिलॉन 0 यानी वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी थी, 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और दूसरी वैल्यू क्या थी, 3.14। ठीक, तो 3.14 इसके डाल के अगर सॉल्व किया जाएगी, ऊपर चलेगा तो क्या होगा, 10⁻12 हो जाएगा। और सॉल्व जब कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, यानी बहुत बड़ा वैल्यू है। कितना है ये, बहुत बड़ा वैल्यू है।
10⁻7 होता है 1 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा 100 करोड़, यानी 900 करोड़। ठीक है, और के का यूनिट तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने निकाला था, के का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। तो देखिए के का वैक्यूम में मैंने वैल्यू निकाल लिया कोलम्बिक कांस्टेंट का, और के का मतलब एप्सिलॉन का वैक्यूम में वैल्यू आपको पता है। ठीक है, दोनों वैल्यू में गुलाइएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या लिखेंगे। कि आपका कोलम्बिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैक्यूम में इतनी है, और के का आपका एप्सिलॉन का वैल्यू वैक्यूम में इतना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए सर जितना पढ़ा गया यहाँ पर जो थोड़ा समरी बोल के लिख दिया गया। अब देखिए ये एप्सिलॉन 0 ई नहीं लिखना है आपको, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ऐसे लिखना है, बिलोंग्स टू का साइन की तरह 0। इसे कहा गया एप्सिलॉन नॉट एपिसिलॉन, क्या कहते हैं, और 0 के लिए क्या यूज़ होता है, नॉट। और क्या कहा गया, इसका दूसरा नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन सा दिख रहा है, नॉट है, मतलब वैक्यूम होगा। तो मैं क्या कहूँगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नॉट है मतलब वो वैक्यूम होगा। नॉट है मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वैक्यूम लेके काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब कहेंगे सर ये वैक्यूम वैक्यूम आप बार बार क्यों कह रहे हैं, इसका क्या लाभ है। ठीक है, अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के सिर्फ एप्सिलॉन लिख दूं तो क्या मेरा गलत हो जाएगा। कहेंगे सर आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाऊं तो क्या मेरा गलत हो जाएगा। हाँ, ये वैक्यूम के लिए है, इसमें बताना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर नॉट दिखा वो वैक्यूम के लिए होगा। लेकिन अगर नॉट नहीं है, एप्सिलॉन हो, देखिए सुन लीजिए, एप्सिलॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन में m लग सकता है। इसका मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम होगा। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, और एक बात, वैक्यूम को ना फ्री स्पेस कहते हैं, क्या कहा जाएगा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाए, यानी वैक्यूम कहा जाए, बात एक ही है। अब कहिए सर थोड़ा समझाइए इसको आगे की ओर। देखिए कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब देखिए फोर्स करें, बात सुनिएगा। इमेजिन करते हैं कि हम लोग वैक्यूम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वैक्यूम में। अच्छा, वैक्यूम में क्या कोई मॉलिक्यूल भी है, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, वैक्यूम। जहाँ कुछ भी नहीं है वो क्या है, वैक्यूम। आपने जब लाइट पढ़ रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा वैक्यूम क्या है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पढ़ा होगा, वैक्यूम क्या वहाँ पे पढ़ा होगा। तो वैक्यूम वो है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब एयर क्या है, जहाँ पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे। एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल होते तो हैं। तो वैक्यूम और एयर में कहा जाता है कौन रेयर है कौन डेंसर है, तो क्या कहते थे, वैक्यूम रेयर है, एयर डेंसर है। लेकिन नियरली हम लोग मान लेते हैं वैक्यूम और एयर एक ही है। हम लोग क्या मान के चलते हैं, वैक्यूम और एयर एक ही है। तो यहाँ पर वैक्यूम और एयर को हम लोग F0 से ही मानेंगे। एयर भी कहेगा तो आप लोग एप्सिलॉन नॉट से ही जाइएगा। ठीक है, और वो फ्री स्पेस है। अच्छा, इमेजिन करो आप दौड़ रहे हो, कहाँ पे, ऐसे नॉर्मल कहीं गए पिकनिक में, ग्राउंड में आप लोग खेल रहे हो। ठीक है, तो आप दौड़ रहे हो अच्छे से, तो जब हम लोग क्या होगा, ये सरफेस होगा, आप इस तरह से। अब आदमी इससे अच्छा कैसे दौड़ सकता है, दौड़ रहा है। आप कितने की स्पीड से दौड़ सकते हो, मान लेते हैं आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। मैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको दौड़ा रहा हूँ, आप किस स्पीड से दौड़ो, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लेते हैं आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। क्लियर है, आप ताकत लगा रहे हो, दौड़ रहे हो। ठीक है, मान लेते इसकी जगह मैंने रोबोट रख दिया। मैंने क्या रखा है, रोबोट, जो स्पीड से भागेगा, और मैं उसे ऑपरेट कर रहा हूँ। ये ग्राउंड में था। ठीक, अब इमेजिन कीजिए मैं उस रोबोट को स्विमिंग पूल में उतार देता हूँ।
हाईटेक है, पानी से ख़राब नहीं होगा। एडवांस 2.1 यहाँ से यहाँ तक पानी है, वही बैटरी लेवल, सेम एनर्जी से मैंने क्या किया, उसको ऑन कर दिया, आगे की ओर फॉरवर्ड करा रहा है। तो देखा जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड का था। अब बताइए पानी में इसका स्पीड कितना होगा? 20 रहेगा, बढ़ेगा कमेगा? कंफर्म हो आप? ठीक, क्यों? क्योंकि हमको पता है सर, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, पानी में पाँव बढ़ता ही नहीं है। यानी पानी कहीं ना कहीं एनर्जी को मेरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। पानी कहीं ना कहीं मेरा एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वर्ड को याद रखिएगा, एनर्जी को कहीं ना कहीं पानी मेरा क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वर्ड को याद रखिएगा, एब्जॉर्ब। स्पीड कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 12 मीटर। ठीक, कहेंगे सर थोड़ा और। उस रोबोट को मैंने कहाँ लेके चला गया? कीचड़ वाला पानी में, कादा कादा जिसे कहते हैं, ठीक है, मड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मड। अब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं, वो गाढ़ापन और फ्रिक्शन की हटा दिया मैंने, सिर्फ उसका डेंसिटी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आगे की ओर दौड़ रहा है। इसमें स्पीड क्या होगी उसकी? हाँ या ना? क्यों हुआ ऐसा? एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा वैक्यूम बोला जाए या एयर बोला जाए, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल थोड़ी नहीं था ही नहीं मुझे रोकने वाला, मैं को चीरते हुए चला गया। मेरा स्पीड ये थी। पानी में गया तो सर पानी के मॉलिक्यूल को और उसका वेट को ओवरकम करके जाना पड़ रहा है। ये एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा एनर्जी मेरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हाँ या ना? ठीक, तो मैंने क्या देखा? अच्छा बता, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? इसका पास नहीं। मैं बात करता हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? ये हाईएस्ट, हाँ इंटरमीडिएट लिख देते हैं, मीडियम, हाँ मीडियम लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाइक कर रहा है। और ये क्या होगा? लीस्ट या फिर लोएस्ट। क्लियर है? डाउट है? अब बताओ तो दौड़ने का ताकत यानी मेरा फोर्स किस में ज़्यादा है? मेरा किस में ज़्यादा फोर्स से दौड़ रहा हूँ? सही से बताइएगा। मड में ज़्यादा। अच्छा स्पीड तो आपने देखा, आप ही ने बताया ना सर स्पीड क्या होगा? 5 के स्पीड से दौड़ रहे थे, 5 के स्पीड से मेरा बढ़ रहा है, तो बताइए मैं फोर्स किस में ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा फोर्स से बहुत, मतलब मैं फोर्स कहने का मतलब कितना ज़्यादा फोर्स से मैं दौड़ रहा हूँ, कहाँ मैं ज़्यादा फोर्स से दौड़ रहा हूँ? तो मेरा फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या? मेरा फोर्स, मैं क्या बात कर रहा हूँ? फोर्स। मैं फोर्स कहाँ ज़्यादा है? मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट, ये क्या हुआ? मीडियम, लीस्ट। हाँ या ना? कहेंगे सर आप पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पहुँच गए इस जगह पर? ठीक है, तो ये मड और वाटर वैक्यूम में आपने क्या देखा? आपने देखा एनर्जी लाइन को एब्जॉर्ब करने वाला है। ठीक है, आपने क्या देखा? एनर्जी लाइन को एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, ये जो एप्सिलॉन है, ये जो आपका एप्सिलॉन है वो करता क्या है? ये जो आपने बात पढ़ा किसका? एप्सिलॉन का, वो पढ़ता क्या, करता क्या है? ठीक है, अब मान लीजिए अब मैं ह्यूमन को हटा देता हूँ, सेम चीज़ रखता हूँ। इसी को याद हो गया आप तक? अभी तक मछली लगी सर ह्यूमन ही रखते रहता हूँ और मजा आता ह्यूमन थोड़ी था रोबोट था है। इसीलिए तो ह्यूमन ही रखते तो मजा आता है। मछली लगी जलती रानी है। इमेजिन कीजिए 2 यूनिट चार्ज यहाँ, Q1 Q2, कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? R। सेम चार्ज रखा गया Q1, उतना ही वैल्यू वाला, सेम डिस्टेंस R, सेम चार्ज रखा गया Q1 Q2, कितना डिस्टेंस पे? हाँ या ना? तो अब बताइए, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, दोनों मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल नहीं होता सर। ये वो बात होगी सर, आपको आपका नहीं तो दुश्मन जिसे हेट करते हो वो आके आपको लग गया, ऐसा फेंकोगे छिटक के कहाँ जाएगा पता ना चले। तो बहुत ताकत से फेंका इसने। हाँ या ना? तो मैंने क्या देखा, इधर से देखिए, ये इधर मैं इसको छिटका रहा हूँ, देखिएगा
तो मैं देखूंगा यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो तो होगा ही, बहुत हाई। ये रिपल्सिव फोर्स क्या होगा मेरा, बहुत ही हाईएस्ट होगा। ये मैं बात करता हूँ यही फोर्स, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, या मान लीजिए अगर अपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कौन सी बारे में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। एयर है इसलिए फट से आ गया, गया तो फट से चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिक्विड है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना फोर्स का काम हो रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, वो बाहर फेंक भी रहा है तो 20 से, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो 20 से। पॉजिटिव रखा है इसलिए मैं रिपल्सिव में बात करूँगा। 20 की स्पीड से वो धक्का दे रहा है। अब बताओ पानी में 20 की स्पीड से धक्का देगा, क्या होगा, कम से धक्का देगा ना। तो मान लेते कितना का स्पीड से धक्का दे रहा है, 12 न्यूटन। इसमें और मड में थोड़ी चार्ज रखेंगे, ग्लिसरीन में रखेंगे, लेकिन रोबोट को थोड़ी ग्लिसरीन में रख सकते थे, मुझे जस्ट बताना था। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 5 न्यूटन, हाँ या ना। तो इन सब में देखो सेम चार्ज रखा गया, सेम दूरी पर रखा गया, लेकिन सब में फोर्स क्या बचा, कम बेसी बचा। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे क्या अब्जॉर्ब कर लिया गया, फोर्स को क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। किसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, ये ना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ कम। यहाँ पे एयर में तो कुछ, मतलब वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, क्या एब्जॉर्ब करेगा, समझा पाए, हाँ या ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ना, यही आपका एप्सिलॉन, यही क्या आपका, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये आपका क्या है, एप्सिलॉन, यानी क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब बता एप्सिलॉन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन हो गया। मैंने क्या देखा, जब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, एप्सिलॉन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लाइंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लाइंस। तो देखो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, स्पीड कम थी, कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हुआ, ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली था, हाँ या ना। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लाइंस, हाँ या ना। देखिएगा ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही तो चैप्टर ही आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइन। ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, कम फोर्स लगेगा। तो इसी को दिखाया जाता है क्या, 1/, ये वैक्यूम था इसलिए एप्सिलॉन नॉट दिया मैंने, अगर नहीं होता था ऐसा, क्लियर है। यही कहलाता है परमिटिविटी, यानी अलाउंस, आपका कितना ज़्यादा एनर्जी लाइंस अलाउ करेगा। आई होप मैंने समझा दिया सब, क्लियर है। अब बताइए किस में ज़्यादा फोर्स मिलेगा आपको, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, किस में मिलेगा, वैक्यूम में। यानी वैक्यूम में कुछ मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, इसलिए इसके क्या अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा किसी मीडियम में रख दो क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। याद रखिएगा इस चीज़ को, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तब क्या होगा, यानी इसमें देखो इसमें फोर्स ज़्यादा था, यानी सीधी सी बात ये सबसे कम है, यानी एप्सिलॉन नॉट इज़ ऑलवेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज़ ऑलवेज लेस देन कोई भी एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम का एब्जॉर्प्शन पावर से अगर देख लो तो आपका एब्जॉर्प्शन पावर किसका कम दिखेगा, हमेशा वैक्यूम का एब्जॉर्प्शन पावर सबसे कम होता है, इसलिए इसकी तरफ ये मुंह बंद है, क्लियर है, हाँ या ना। तो आपका परमिटिविटी वाला टॉपिक कंप्लीट, समझा पाए, हाँ या ना। अब सवाल आता है क्या कि सर बताइए कूलम किसे कहते हैं, स्टैट कूलम किसे कहते हैं, ठीक है, कूलम किसे कहेंगे, स्टैट कूलम किसे कहेंगे, लिमिटेशंस क्या है। मैं इतने करवा के आज कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि आप लोग आज बहुत लेट आए, ठीक है। देखिएगा अब सभी को पता है कि सर 1 कूलम क्या है, 1 कूलम में 6.25 × 10 पावर कितना था इलेक्ट्रॉन, 18। इतने इलेक्ट्रॉन पास होता है तो कहते हैं सर इतना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सबको समराइज कर देते हैं तो 1 कूलम, सर भूल गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, 1.6 × 10 पावर 19 कूलम होता है, हाँ या ना।
ये तो एकदम स्टार्टिंग में बताया गया था। तो 1 कूलम इक्वल टू इतना एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ऊपर जाएगा तो क्या हो 10⁻18 इधर और 10 इधर, 1/1.6 तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यही ना पढ़ा था हम लोगों ने कि 1 कूलम क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है सबको समराइज कर दीजिए, वो 1 कूलम का चार्ज के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अब सवाल आता है कि नहीं सर, फोर्स के डिफिनीशन के हिसाब से बताइए 1 कूलम क्या है। अकॉर्डिंग टू द फोर्स बताइए 1 कूलम फोर्स क्या होता है। 1 कूलम फोर्स मतलब 1 कूलम कितना ताकत लगा सकता है, 1 कूलम कितना ताकत लगा सकता है, एक स्टैट कूलम में कितनी की ताकत होती है। देखो अब इसके लिए मैं एक पॉजिटिव चार्ज क्यू और एक पॉजिटिव चार्ज, यही ना फॉर्मूला होता है हम लोग का आर। तो फोर्स बराबर क्या होता है के Q1 Q2/r²। के क्या था हम लोगों का, हाँ कूलम्बिक कांस्टेंट, वेरी गुड। परमिटिविटी मत बोलिएगा। अच्छा देखिए, अगर मैं मान लूँ कि दोनों मैंने Q1 और Q2 मैंने बराबर लिया और दोनों पॉइंट चार्ज लिए, कितना है 1 यूनिट, कितना चार्ज लिया है, यूनिट चार्ज लिया है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या रखा है 1 मीटर, ऐसा यूनिट है ना। दोनों 1 कूलम ले रहे हैं, मुझे ये चेक करना है कि 1 कूलम में कितना ताकत होता है। तो देखते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं के 1 1 आर के वैल्यू 1। अच्छा के की वैल्यू मैंने बताई थी ना 9 इंटू 10⁻⁹। भूल गए सब, अब भी भूल गए। के की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। देखो मैं फिर बताता हूँ, मैंने 2 यूनिट चार्ज लिया, दोनों का सेपरेशन r डिस्टेंस रखा। एक Q1 Q2 किसके बराबर है, 1 कूलम के बराबर है। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर है। तो मैं लिख सकता हूँ F = K Q1 Q2/r²। मैं K के जगह पे लिख सकता हूँ इतना, मुझे वैल्यू पता है। क्यों, मैं वैक्यूम में रखा, मैंने कहाँ रखा है, तो 1 वैक्यूम की वैल्यू मुझे पता थी, वैक्यूम से यहाँ से वैल्यू आ गई K की वैल्यू। Q1 Q2 1 1 डाल देंगे, r आ जाए, क्योंकि एक कूलम था। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। अब बताइए, तो मैं कह सकता हूँ, अरे सर तो समझ लीजिए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 कूलम किसके बराबर होता है। अगर मैं उसमें उल्टा आ जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर 2 पॉइंट चार्ज हुए, 2 सेम चार्ज हो, 2 सेम चार्ज हो और 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, 2 सेम चार्ज हो और 1 मीटर का डिस्टेंस हो, और उन दोनों के बीच में अगर इतना फोर्स लग रहा है तो कितना चार्ज होगा मेरे पास, 1 कूलम। मैं इस तरह कह सकता हूँ क्या, अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूँ 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और दोनों के बीच में कितना का फोर्स लग रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ का, तो सर मैं कहूँगा ये चार्ज कितना था, 1 कूलम था। क्लियर है ये डाउट है। अब ये तो ऐसा यूनिट था। अब आते हैं CGS यूनिट पे, स्टैट कूलम। किस में आते हैं, स्टैट कूलम क्या, ये CGS यूनिट होता है। स्टैट कूलम क्या होता है, CGS इन ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में अगर मैं चार्ज को मापूँ तो किस में मापना पड़ेगा, स्टैट कूलम में। तो F = क्या हुआ, K Q1 Q2/r²। ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों ही, देखो अब ये एक चार्ज भी छोटा ले रहे हैं, कौन सा चार्ज ले रहे हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2 बराबर है, और किसके बराबर है, 1 स्टैट कूलम के। मतलब हम लोग इसमें उल्टा आते हैं। इसमें क्या होता है, पहले मान लेते हैं दोनों चार्ज कितना है, 1 स्टैट कूलम है। समझिएगा, इसमें लोग उल्टा आते हैं। मान जैसे इसमें आ रहे थे, मान लेते हैं मुझे चाहिए कि 1 स्टैट कूलम होता कितना है, लेकिन मैं उल्टा आ रहा हूँ। मान लेते हैं कि सर वैक्यूम में रखा गया, दोनों चार्ज का एक ये भी 1 स्टैट कूलम, वो भी 1 स्टैट कूलम रखा गया, और कितना दूरी पे रखा गया, CGS है इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता हूँ। और याद रखिए K की वैल्यू CGS सिस्टम में और वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1/1 का स्क्वायर, यानी 1 × 1। फोर्स कितना आ जाएगा, 1। फोर्स का सर CGS यूनिट में यूनिट क्या, CGS यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है फोर्स की, हाँ नहीं डाइन, सॉरी डाइन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पढ़ा या भूल गए आप लोग,
ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एक स्टैट कूलम किसे कहते हैं, उल्टा आइए, एक स्टैट कूलम किसे फोर्स किसे कहेंगे, एक स्टैट कूलम फोर्स उसे कहा जाएगा जब दो यूनिट पॉइंट चार्जेस को 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर रखा गया है वैक्यूम में, और उन दोनों के बीच में अगर एक डाइन का फोर्स लग रहा हो तो चार्जेस कितनी होगी, 1 स्टैट कूलम होगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब बात करेंगे क्या, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ, बार बार मेरा यही दिक्कत हो रहा है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ कि लिमिट, कूलम्स लॉ का दायरा क्या है, किसके बाहर वो काम नहीं कर सकता या फिर किस रीज़न के अंदर रह के वो काम करेगा। लिमिटेशंस, पहला ठीक है, पहला होगा क्या, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में, चार्ज हिलेगा नहीं। ये लिमिटेशंस ऑफ क्या है, कूलम्स लॉ। चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। सेकेंड होगा चार्ज मस्ट बी पॉइंट साइज। क्या होगा, पॉइंट साइज कहने का मतलब ऐसा करके दिखाया जाता है चार्ज को, देखिएगा ऐसा करके चार्ज दिखाएगा, ऐसा नहीं कि इतना बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, नहीं, ये समझने और समझाने के लिए अच्छा यूज़ हो सकता है, बट ये कूलम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब चार्ज क्या होगा आपका, पॉइंट चार्ज होगा, तभी एप्लीकेबल होगा। मैग्निफिकेंट बॉडी के ऊपर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। तीसरा, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। देखिए मैंने कहीं पर नहीं कहा है कि दो से ज़्यादा भी चार्जेस हो सकता है अगर न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हम लोग को एक बार में कितना पढ़ के चलना पड़ेगा, 2 ही। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी R की वैल्यू बड़ी होगी 10⁻⁻15 मीटर से, तभी काम करेगा। कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो, बोले बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, कहेंगे सर ये इतना स्मॉल वैल्यू क्यों, माइनस इतना स्मॉल वैल्यू क्यों, समझिएगा इधर, ये आपका एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑर्बिट है, एक और वही ना होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ तक क्लोज ला सकते हैं। अब इसके मैं इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में तो नहीं घुसा सकता ना, तो वही कहा गया। अगर इससे ज़्यादा कहेंगे सर, सपोज मैं सपोज के बता रहा हूँ कि मान लेते हैं इसके बीच की दूरी है AB और ये दूरी है 10⁻⁻15 मीटर की, तो यहाँ पे मैं चार्जेस रखूँ, यहाँ पे चार्जेस रखूँ, काम करेगा, हाँ काम करेगा, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रखेंगे जरूर काम करेगा। ये देखिए बहुत ही कम वैल्यू है, 10⁻⁻15 मीटर। कहने का मतलब समझिए, 1 मीटर के रॉड को 1 करोड़ हिस्सों में बांटो बराबर, जो मिलेगा उसको फिर 1 करोड़ हिस्सों में बांटो बराबर, जो मिला उसको और 10 हिस्सों में बांटो, जो मिला वो है साइज। समझा पा रहे कितना छोटा। कहेंगे सर इतना दूर होगा तो काम करेगा, और इससे ज़्यादा होगा दूर तब भी काम करेगा, लेकिन चार्ज मेरा मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और मैं इससे B के पहले Q2 डाल दूँ तो नहीं सर, तब ये कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। क्यों, इस जगह पे तब कौन सा फोर्स काम करेगा, जब कूलम्ब का फोर्स नहीं काम कर सकता तब इस जगह पे न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। कौन सा फोर्स काम करने लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए कहा गया लिमिटेशंस क्या है, तीसरी लिमिटेशंस, इसकी वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसी को याद करने के लिए आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ऐसे 3 ही छोटा पॉइंट आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसका जो याद करने का तरीका होता है वो होता है RPS। और जैसा कि शुभम ने बताया, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट, लोगों को याद रहेगा। अब याद रहे नहीं,
हमको तो एकदम बना ले कह सकते हैं ना, हाँ, राम प्रसाद सही। सिंह, ऐसे याद रखो। या किसी का नाम मिल जाता है वैसे याद कर लीजिए। वहाँ 3 पॉइंट तो है, याद करने में क्या समय जाता है। अरे अपना फ्रेंड का नाम कोई भी लिख देगा। हाँ ठीक है, RPS इतना अच्छा नाम है उसका। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। एक सवाल करा दें, एक सवाल करा के छोड़ दें तो आपको भी मन में शांति रहेगी। सर मैंने एक सवाल किया, तड़कता भड़कता सवाल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया गया, एक पॉजिटिव क्यू इधर और एक पॉजिटिव क्यू इधर, और दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। ये इसे नेगेटिव रख सकता है। नहीं, इसमें क्या दिया पॉजिटिव चार्ज ना, क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा करेंगे ना, नहीं वही कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा। आता ही है। ऊपर में था लिखो। अरे इसका नहीं है। हाँ, हाँ, देखो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो जाएगा तब और क्या। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव कब होता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। ठीक है, चार्ज ऑफ आयन यानी अब चार्ज है यानी कि एटम ही होगा कोई, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी उसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, कैरिंग इक्वल चार्ज है, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, यानी दोनों ने सेम इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। और दोनों पे चार्ज कितना है, 3.7 10⁻⁻⁹ चार्ज ऑफ कैरिंग इक्वल चार्जेस इज, नहीं फोर्स है, दोनों के बीच में लगने वाला क्या है, फोर्स है, दोनों के बीच में क्या है, फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया ना, ये फोर्स की वैल्यू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आपको बता दी गई है, दो चार्जेस के बीच में, दो की पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, R5 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में मेरा काम बनेगा क्या, ना मीटर में मुझे चाहिए, तो एंगस्ट्रॉम को न्यूटन मीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, -10, तो हो जाएगा मीटर। देखिए मैंने क्या किया, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, व्हेन सेपरेटेड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग। अब बता, पॉजिटिव चार्ज है तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, K/Q1/Q2/R²। ठीक, तो देखिए परमिटिविटी की वैल्यू मुझे पता है, नहीं ना पता है। अच्छा, दोनों सेम है ना, मुझे क्या बोला है, दोनों सेम चार्ज है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर मैं मान लेते हैं इसको Q1 × Q2 मैं लिख सकता हूँ F = K/Q²/R²। हाँ या ना, तो मुझे चाहिए Q², तो Q² की वैल्यू क्या होती है, F/R²/K। तो फोर्स बताइए कितना है दोनों के बीच का, 3.7 10⁻⁹। R² कितना है, रेडियस की वैल्यू इतनी, 5 × 10⁻⁻10 स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ब्रिलियंट सर। ठीक है, अब देखिए मैं सारे नंबर्स को एक तरफ करता हूँ और सारे पावर को अलग कर देता हूँ, तो हो जाएगा 3.7 × 5 × 5/9 अलग, -9 -10 -29, ये ऊपर जाएगा। तो देखो 10 10 20 9 29 29 और 9 हो सकता है, हाँ या ना, डाउट है तो बोलिएगा। अरे बाबू देखिएगा, ऐसा -9 है ना, ये हो गया -10, ये -10, ये ऊपर जाएगा तो 10 के बाद -9, बेस सेम, पावर अलग है, पावर सब जुड़ जाएगा, आ जाएगा इतना वैल्यू। अब ये Q² के बराबर, ये किसके बराबर है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, √ डाल देंगे। तो √ डालने के बजाय मैं इसमें क्या कर देता हूँ, पावर 1/2 कर देता हूँ, यही ना होगा। अब देखिएगा -38, तो पावर हो जाएगा तो क्या होगा, 10 का पावर -19 हो जाएगा, 2 2 5 है तो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 9 के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.7 का स्क्वायर, आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा, करके देखिए 3.7 का कैलकुलेशन स्क्वायर रूट में, 3.7 का
स्क्वायर रूट ऑफ 3.7 1.92 क्या? 1.92 1.92। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए। 1.92 इंटू 5, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखिए। 1.92 इंटू 5, 1.92 into 5 डिवाइडेड बाई 3। 3.3 चार्ज यानी कूलम में होगा। ठीक है, कोई डाउट? अब मुझसे लेकिन ये नहीं पूछा कि कितना चार्ज है दोनों को। देखो, अगर पूछा जाता दोनों पे कितना चार्ज है तो आप निकाल लोगे कितना चार्ज हो गया। अगर इजी होगा तो यहीं तक ख़त्म। लेकिन इसने सवाल पूछा कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो मैंने पढ़ा था ना Q इज इक्वल टू NE Q के जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे 3.2 इंटू 10 पावर माइनस, 19 और E का क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कट जाएगा। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो दोनों के पास 2 पॉजिटिव होगा। आई होप कि क्लियर हो गया है। आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि समझ आया होगा।